स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल स्टडी प्री हब पर। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 71st बीपीएससी पीटी एग्जाम 2025 के लिए एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट पेपर 7 को। इससे पहले जो है एडुटेरिया का फुल लेंथ टेस्ट पेपर 1 से लेकर 6 तक का डिस्कशन हो चुका है। अगर आपने प्रैक्टिस सेट 1 से 6 तक का वीडियो नहीं देखा तो आप इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक के माध्यम से वीडियो को देख सकते हैं। साथ ही साथ इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री हब पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एडुटेरिया बिहार स्पेशल का भी प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा, तो आप वहां से बिहार स्पेशल भी देख सकते हैं। और एडुटेरिया का बिहार एसआई प्रैक्टिस सेट का भी लिंक मिल जाएगा, तो बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट भी आप देख सकते हैं। और सभी का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्री पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो आपसे निवेदन है इस वीडियो सीरीज को पूरा देखें, एक लाइक जरूर करें, चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, बेल आइकन दबा ले ताकि सबसे पहले वीडियो का जो नोटिफिकेशन है अब तक मिलता रहे। तो चलिए शुरुआत करते हैं फुल लेंथ टेस्ट पेपर 7 और देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। सभी लोग एक बार इसे लाइक कर दें और शेयर कर दें। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा सही है या है। क्वेश्चन दिया हुआ है, वॉशिंग मशीन तथा दूध से मक्खन निकालने का मशीन अभिकेंद्रीय बल पर क्रियाशील है। ये जो है अभिकेंद्रीय नहीं अपकेंद्रीय पर है, यानी ऑप्शन ये गलत हो गया। कार या बस वक्रीय पथ पर मुड़ते समय आवश्यक अभिकेंद्रीय बल टायर एवं सड़क की सतह से उत्पन्न घर्षण बल से प्राप्त होता है। कथन बिल्कुल सत्य है। ग्रहीय पिंडों की परिक्रमण गति में अपकेंद्रीय बल प्रभावी होता है। ये जो गलत है, क्योंकि यहाँ पर अपकेंद्रीय नहीं अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है। अपकेंद्रीय बल सदैव केंद्र की ओर होता है। ये भी कथन गलत है। अपकेंद्रीय बल हमेशा केंद्र से बाहर की ओर होता है। ठीक है, यानी हमारा सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। बस के अचानक आगे चलने पर उसमें खड़ा यात्री डैश गिरने लगता है। तो उसमें जो खड़ा व्यक्ति होता है वो पीछे की ओर गिरने लगता है, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा पीछे की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3। यदि पृथ्वी अपनी वर्तमान कोणीय चाल से 17 गुनी अधिक चाल से घूमने लगे तो भूमध्य रेखा पर पिंड का वजन, तो भूमध्य रेखा पर जो पिंड का वजन है वो शून्य हो जाएगी, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा शून्य। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, गति को सर्वप्रथम न्यूटन के द्वारा परिभाषित किया गया। तो ये जो कथन है गलत कथन है। गति को सर्वप्रथम न्यूटन ने नहीं बल्कि गैलीलियो के द्वारा परिभाषित किया गया था। दूसरा कथन है, सापेक्षिकता का सिद्धांत आइंस्टीन द्वारा दिया गया। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कथन है कि यदि रेफ्रिजरेटर के दरवाजे कुछ घंटों के लिए खुले छोड़ दें तो कमरे का तापमान घट जाएगा। ये कथन गलत है। तापमान घटेगा नहीं बल्कि तापमान बढ़ जाएगा। ठीक है। दूसरा कथन है, बर्फ का एक टुकड़ा पानी से लबालब भरे बीकर में तैर रहा है, जब पूरी बर्फ पिघल जाए तब जल स्तर बढ़ जाएगा। तो ये भी कथन गलत है, क्योंकि जल स्तर बढ़ेगा नहीं बल्कि जल स्तर अपरिवर्तित रहेगा। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, पूछा कौन सा कथन सही है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ना तो 1 ना ही 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। चलिए देखते हैं मैच करके कौन सा सही सुमेलित नहीं है। तो वोल्ट मीटर विभवांतर को मापता है, बिल्कुल सही है। गैल्वेनोमीटर विद्युत धारा और धारा की दिशा को मापता है, ये भी सही है। ओम मीटर विद्युत धारा की तीव्रता, ये कथन गलत है। ओम मीटर क्या, विद्युत धारा की विद्युत प्रतिरोध को मापता है। पोटेशियोमीटर विद्युत वाहक बल, ये सही है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, जो कि गलत है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, व्यक्तिकरण से संबंधित किससे, तो प्रकाश के व्यक्तिकरण से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, पानी के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, बिल्कुल सही है। जल पर फैले मिट्टी के तेल का सूर्य के प्रकाश में कभी कभी चमकना, यह भी सही है।
साबुन के बुलबुले का सूर्य के प्रकाश में रंगीन दिखाई देना, ये भी व्यक्तिकरण का ही उदाहरण है। गीली सड़क पर वाहनों से टपकती तेल की बूंदों का रंगीन दिखाई पड़ना, तो ये भी बिल्कुल सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा इनमें से सभी। देख लेते हैं ऑप्शन किस में दिया हुआ है, तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, तो इनमें से सभी। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्नलिखित में से कौन सही युग्म नहीं है। तो कौन सा जो है सही युग्म नहीं है, तो ऑप्शन ए है नीला प्लस लाल मैजेंटा, बिल्कुल सही है। नीला प्लस हरा प्लस सफेद टील, ये भी सही है। नीला प्लस लाल प्लस सफेद मैवे, ये भी सही है। हरा प्लस नीला पीला, ये गलत है। हरा प्लस नीला मिलकर बनाता है सियान, क्या बनाता है सियान, यानी हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 है, यदि बांसुरी और सितार पर एक ही स्वर बजाया जाए तो उनसे उत्पन्न ध्वनि का भेद निम्नलिखित में से किसके अंतर के कारण किया जा सकता है। तो किसके अंतर से किया जा सकता है, तो ध्वनि का जो भेद है या उसको हम लोग विभेद कर सकते हैं, तो ये किया जाएगा ध्वनि गुणवत्ता के अंतर से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ध्वनि गुणवत्ता। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। समुद्र का जल नीला दिखाई देता है, इसका कारण है। तो समुद्र का जल नीला दिखाई देगा, इसका कारण है कि जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होना, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जल के अणुओं द्वारा नीले रंग का प्रकीर्णन होना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। बेकेलाइट किस प्रकार प्राप्त होता है। तो बेकेलाइट जो है प्राप्त किया जाता है फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से। किसकी अभिक्रिया से, फिनॉल तथा फॉर्मल्डिहाइड की अभिक्रिया से, यानी ऑप्शन ए जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रतिक्रिया द्वारा कौन सी गैस उत्पन्न होती है। देखिए कैल्शियम कार्बाइड पर जब जल की प्रतिक्रिया होती है तो एसिटिलीन गैस जो है क्या होती है, उत्पन्न होती है। और एसिटिलीन क्या है, फल पकाने वाला कृत्रिम हार्मोन भी है, ठीक है, ये कृत्रिम हार्मोन है फल पकाने का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 13। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है कि बिलियन के प्रति इकाई आयतन अर्थात प्रति इकाई द्रव्यमान में उपस्थित विलय की मात्रा को रसायन में बिलियन की सांद्रता के रूप में जाना जाता है। ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन है कि किसी निश्चित ताप और दाब पर 100 ग्राम विलायक में घुलने वाली विलय की अधिकतम मात्रा को उस विलय पदार्थ को उस विलायक में विलयता कहते हैं। तो ये भी सही है। पूछा कौन सा कथन सही है, तो सी हो जाएगा आंसर, 1 और 2 दोनों। विलयता बराबर क्या होता है, विलय की मात्रा बटे विलायक की मात्रा इंटू 100। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 है, किस नियम के अनुसार समान ताप एवं दाब पर सभी गैसों के समान आयतन में अणुओं की संख्या समान होती है। तो यह नियम किसका है, तो यह नियम है अवोगाड्रो का। किसका है, अवोगाड्रो का नियम है, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अवोगाड्रो। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। किसी तत्व का द्रव्यमान संख्या होता है। तो किसी भी तत्व का द्रव्यमान संख्या जो है वो होता है उसमें उपस्थित प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन की संख्या का योग, ठीक है, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी। प्रोटॉन एवं न्यूट्रॉन संख्या का योग द्रव्यमान संख्या कहलाता है। और इलेक्ट्रॉन जो होता है जिस पे नेगेटिव चार्ज होता है, ये क्या करता है, नाभिक के चारों बगल घूमते रहता है और इस नाभिक में रहता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, ठीक है। और प्रोटॉन का संख्या ही क्या कहलाता है, तो परमाणु संख्या भी कहलाता है। जैसे सोडियम 11 स्थान है, 11 स्थान पे, तो इसका परमाणु संख्या 11 है, तो प्रोटॉन संख्या भी 11 होगा, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं, देखते हैं क्या है कि कुछ धात्विक ऑक्साइड अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया कर लवण और जल बनाते हैं। ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है कि धात्विक जो ऑक्साइड होता है यानी धातु का ऑक्साइड
वो क्या करता है, अम्ल तथा क्षार के साथ अभिक्रिया करके लवण और जल बनाता है। ठीक है, जैसे ZNO अम्ल के साथ अभिक्रिया करेगा, जैसे ZNO है HCl के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, ZnCl प्लस H2O, लवण और जल का निर्माण करेगा। तो ये बिल्कुल सही है। दूसरा है कि Al2O3 और ZNO उभयधर्मी ऑक्साइड हैं, तो ये भी कथन बिल्कुल सही है। ठीक है, क्या है, उभयधर्मी ऑक्साइड है। मतलब उभयधर्मी ऑक्साइड किसको कहते हैं, तो वैसे ऑक्साइड को कहते हैं जिसमें अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति होती है। किसमें, तो जिसमें अम्ल और क्षार दोनों की प्रकृति होगी वो क्या कहलाएगा, उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाएगा। यानी इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 है, धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को गर्म करने की क्रिया कहलाती है। तो धातु कर्म प्रक्रिया के अंतर्गत जो वायु की नियंत्रित मात्रा में सांद्रित अयस्क को गर्म करने की प्रक्रिया को हम लोग भर्जन कहते हैं। क्या कहते हैं, भर्जन कहते हैं। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, भर्जन। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व सबसे प्रबल अपचायक तत्व है जिसका घनत्व सबसे कम है तथा जो प्रकृति में सबसे हल्का है। तो कौन सा है, ऑप्शन दिया हुआ है चांदी, लिथियम, प्लेटिनम और पोलोनियम। तो सबको पता है कौन सा होगा, ये होगा लिथियम। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, लिथियम। ठीक है, सबसे कम घनत्व, सबसे हल्का एवं सबसे प्रबल अपचायक तत्व जो है लिथियम है। सफेद स्वर्ण किसको कहते हैं, तो सफेद स्वर्ण जो प्लेटिनम को कहा जाता है। ठीक है, और सर्वाधिक विद्युत चालकता वाला तत्व जो है चांदी, Ag। ठीक है, और पोलोनियम जो है सर्वाधिक समस्थानिक वाले तत्व होते हैं। पोलोनियम कुल कितना समस्थानिक है, तो 27। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 19। निम्न में से कौन से टाका के घटक हैं। टाका के घटक कौन से हैं, तो टाका के घटक जो है वो है Sn और Pb। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, Sn और Pb। ठीक है, पीतल का घटक होता है कॉपर और जिंक, जिसमें कॉपर 70% होता है और 30% जिंक होता है। ठीक है, पीतल का घटक होता है। टाका का Sn और Pb, यानी टीन और लेड। ठीक है, कांसा का होता है Cu और Sn, कॉपर और टीन। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 है, प्रोड्यूसर गैस का निम्न में से कौन सा अवयव प्रमुख है। ये क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट भी है। प्रोड्यूसर गैस का जो है निम्न में से कौन सा प्रमुख अवयव है, तो प्रोड्यूसर गैस जो होता है इसमें N2 प्लस CO का मिश्रण होता है। ठीक है, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रोजन का। किसमें दिया हुआ ऑप्शन, ऑप्शन ए में दिया हुआ है, तो राइट आंसर हो जाएगा नाइट्रोजन तथा कार्बन मोनोऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है, मलेरिया फैलाने के अलावा एनोफिलीज मच्छर इनके भी वाहक हैं। तो मलेरिया फैलाने के अलावा जो एनोफिलीज मच्छर जो है ये किसके वाहक होते हैं, तो मस्तिष्क ज्वर और फाइलेरिया का। इन ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क ज्वर और फाइलेरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 है, निम्नलिखित में से कौन जीवाणु जनित पादप रोग है। कौन सा रोग है, पादप रोग जीवाणु जनित है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, धान का अंगमारी रोग। आलू का जो भावी अंगमारी रोग है ये जो है कवक से, यानी कवक जनित रोग है। ठीक है, बाजरा का स्मट रोग, तो ये भी कवक से है। मूंगफली का टिक्का रोग, ये भी क्या है, कवक जनित रोग है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 23। मानव हृदय में धड़कन का उद्गम होता है। तो धड़कन का जो उद्गम होता है कहाँ होता है, ये होता है साइनो एट्रियल नोड में। यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, साइनो एट्रियल नोड। नेक्स्ट है क्वेश्चन 24। एंटीबॉडीज का निर्माण किससे होता है। तो एंटीबॉडीज का जो निर्माण होता है बीटा लिम्फोसाइट से, यानी बी लिम्फोसाइट से। यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी लिम्फोसाइट्स। ठीक है, बी लिम्फोसाइट्स क्या होता है, तो एंटीबॉडी का निर्माण होता है। टी लिम्फोसाइट से, तो इसे किलर सेल के नाम से मतलब जाना भी जाता है। क्या होता है, एक बार निर्माण होने के बाद रुक जाता है। ठीक है, दोबारा निर्माण इसका नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25। निम्नलिखित में से कौन कार्टिलेज से संबंधित नहीं है। किससे संबंधित नहीं है, कार्टिलेज से संबंधित नहीं है। तो ये जो है राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यह हमारे शरीर के जोड़ों को कठोर बनाता है। क्या करता है, हमारे शरीर के जोड़ों को कठोर बनाता है। तो
संबंधित नहीं है, तो ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कंकाल के वे हिस्से होते हैं जो हड्डियों की तरह सख्त नहीं होते हैं और जो मोड़े जा सकते हैं, कार्टिलेज कहलाते हैं। कार्टिलेज होता है वैसा हिस्सा जिसको मोड़ उड़ के घुमा सकते हैं। ठीक है, हड्डियों की तरह सख्त नहीं होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन 26। क्वेश्चन 26 है, क्लोरोफिल से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कथन है, क्लोरोफिल दृश्यमान प्रकाश स्पेक्ट्रम के नीले और लाल क्षेत्र के तरंगदैर्घ्य को अवशोषित करता है। ठीक है। दूसरा है कथन, क्लोरोफिल जो है दृश्यमान स्पेक्ट्रम के हरे रंग को परावर्तित करता है, जिससे क्लोरोफिल एवं पत्ते का रंग हरा रंग के साथ हरा दिखाई पड़ता है। ये भी सही था कथन और ये भी सही है कथन। क्लोरोफिल में मैग्नीशियम उपस्थित रहता है, ये भी बिल्कुल सही है। मैग्नीशियम भी रहता है और आयरन भी रहता है उपस्थित। ठीक है। और क्लोरोफिल के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था एस सिम्पचर ने। किसने लगाया था? सिम्पचर ने। ये भी याद रखना आप लोगों को। एस सिम्पचर ने क्या कहता है? क्लोरोफिल के बारे में सर्वप्रथम पता लगाया था। और इसके उपस्थिति के कारण क्या होता है? पत्ते का रंग हरा होता है और प्रकाश संश्लेषण क्रिया संपन्न होती है। तो तीनों सही है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सॉरी ऑप्शन नंबर डी। तीनों सही है तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा राइट आंसर, 1, 2 और 3। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 27। वायुमंडलीय ऑक्सीजन को फेफड़ों में ग्रहण करना और शरीर के विभिन्न भागों से आई हुई कार्बन डाइऑक्साइड गैस को वायुमंडल में मुक्त करने की क्रिया को क्या कहा जाता है? देखिए ये जो क्रिया है, इस क्रिया को कहा जाता है स्वच्छोच्छ्वास कहा जाता है। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। स्वच्छोच्छ्वास में दो तरह की क्रियाएं होती है, एक होता है प्रश्वास, क्या होता है? प्रश्वास। ठीक है। और दूसरा होता है उच्छ्वास। प्रश्वास में हवा नाक के माध्यम से शरीर में प्रवेश करता है, उच्छ्वास में क्या होता है? शरीर से हवा कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो दोनों क्रिया जब साथ साथ होता है तो उसे कहते हैं स्वच्छोच्छ्वास, और संपूर्ण क्रिया को हम लोग स्वच्छोच्छ्वास भी कहते हैं। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वच्छोच्छ्वास। नेक्स्ट क्वेश्चन 28। पुस्तक ऑरिजिन ऑफ लाइफ, द ऑरिजिन ऑफ लाइफ किसने लिखा है? तो ये जो पुस्तक है, ये पुस्तक है ए.आई. ओपेरिन की। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ए.आई. ओपेरिन। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है, हाल ही में विकसित क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन तकनीक का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करना। यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, एनक्रिप्टेड संचार के लिए उच्च सुरक्षा प्रदान करना। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। क्रिस्पर Cas9 CRISPR क्रिस्पर Cas9 तकनीक का प्रयोग मुख्यतः किस क्षेत्र में किया जाता है? तो ये जो तकनीक है इसका प्रयोग किया जाता है मुख्यतः किस क्षेत्र में? तो जीन संपादन में, जीन एडिटिंग में किया जाता है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जीन एडिटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 31। क्वेश्चन 31 है, दिए गए शब्द के अक्षरों से 4 विकल्पों में से 3 सही ढंग से बनाए जा सकते हैं, वह चुने जो नहीं बनाया जा सकता है। ट्रैंक्विलिटी दिया हुआ है, तो इसे क्या क्या नहीं बनाया जा सकता है? तो इसे ट्रैंगल जो है बनाया नहीं जा सकता है। ठीक है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर, बल्कि ट्रेनिटी और क्विल्ट ये बनाया जा सकता है, ट्रैंगल नहीं बन सकता है। तो ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 31 के बाद 32। क्वेश्चन नंबर 32 है, मैथ का प्रश्न है कि 1 + 2 3 4 ++ 50 के योग में इकाई अंक ज्ञात कीजिए। तो देखिए 1 में इकाई अंक 1 ही है। ठीक है। 2 में बात करें तो 2 × 1 = 2। तो इस तरह से अगर बात करते हैं इकाई अंक जो है 50 के योग में इकाई अंक कितना होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3। ठीक है। सबको ऐड कीजिएगा तो कितना आएगा? 33 2 3 6 इकाई अंक निकाल लेंगे 33 आएगा। क्वेश्चन नंबर 33। किन 2 चिन्हों को आपस में बदलने से समीकरण सही हो जाएगा? तो चिन्ह दिया हुआ, किन 2 चिन्हों को बदलने से समीकरण सही हो जाएगा? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, माइनस और भाग। दोनों का साइन जो चेंज कर देंगे तो ये सही हो जाएगा, हल हो जाएगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34 है, ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन है कि बी ए का भाई है, सी ए की पुत्री है, डी बी की बहन है और ई
सी का भाई है, ई का चाचा कौन होगा? तो ई का जो चाचा होगा वो हो जाएगा बी। ठीक है, इसको सॉल्व कीजिएगा, आंसर बी आ जाएगा। क्वेश्चन 35 है 179 इंटू 172 इंटू 173 को 17 से यानी 17 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा? तो इसको विभाजित करेंगे तो शेषफल आएगा 3। इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। क्वेश्चन 36 दिए गए टेबल में ज्ञात संख्या ज्ञात कीजिए। इसके स्थान पर क्या आएगा? तो इसको जब अगर सॉल्व कीजिएगा तो इसका राइट आंसर 26 आ जाएगा, इन ऑप्शन सी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 37। क्वेश्चन 37 है एक शब्द एप्पल के अक्षर को कितने तरीकों से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो ये शब्द जो एप्पल है, एप्पल के अक्षर को कितने तरीके से व्यवस्थित किया जा सकता है? तो कुल 60 तरीकों से, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 38। क्वेश्चन 38 रीजनिंग का प्रश्न है। ए बी सी डी और ई एक बेंच पर बैठे हैं। ए जो है बी के बगल में बैठा है, सी डी के बगल में बैठा है, डी ई के साथ नहीं बैठा है जो बेंच के बाएं छोर पर है। इसका कह रहा है सी जो है दाएं से दूसरे स्थान पर है, तो ए बी और ई के दाएं हैं। ए और सी एक साथ बैठे हैं, तो ए जो है किस स्थिति में बैठा है? चलिए इसको नीचे से बनाते हैं। ए जो है सी एक साथ बैठा हुआ है, ए और यहाँ पर सी एक साथ बैठा हुआ है। ठीक, उसके बाद कुछ फिर कह रहा था ए जो है बी के बगल में बैठा हुआ है, ए यहाँ तो बी इसके बगल में बैठा होगा। ठीक है, उसके बाद कह रहा था कि सी जो है डी के बगल में, तो सी यहाँ है तो डी इसके यहाँ, ठीक है, इसके बगल में बैठा हुआ है। और डी ई के साथ नहीं बैठा तो ई यहाँ पे होगा। ठीक है, तो हो गया सब। तो पूछ रहा है क्या कि ए किस स्थिति में बैठा है? ए जो है बी और सी के बीच में है, तो देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बी और सी के बीच, यानी ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 39। क्वेश्चन 39 है कि यदि अंग्रेजी वर्णमाला के सभी अक्षरों की सूची में 5 के गुणज के स्थान पर अक्षरों को अंक 2 से बदल दिया जाता है और 7 के गुणज के स्थान पर अक्षरों को अंक 3 से बदल दिया जाता है, तब अंग्रेजी वर्णमाला में मौजूद सभी अंकों का योग क्या होगा? जब इसको बदला जाएगा तो इसका जो सभी अंकों का योग होगा वो हो जाएगा 19, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 19। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 40। क्वेश्चन नंबर 40 है एक सुबह सूर्योदय के बाद शिवम और अभिषेक एक लॉन में एक दूसरे की ओर पीठ करके बैठे थे। शिवम की परछाई ठीक उसके बाएं हाथ की ओर पड़ रही थी। अभिषेक किस दिशा में मुंह करके बैठा था? तो देखिए बाएं ओर परछाई है तो अभिषेक दाईं तरफ बैठा होगा, यानी दक्षिण की तरफ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 41। क्वेश्चन नंबर 41 है डीआरडीओ द्वारा हाल ही में गौरव नामक लंबी दूरी के ग्लाइड बम का सफल परीक्षण किया गया। इसके संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा बम है? तो ग्लाइड बम है, लंबी दूरी का। ठीक है, पूछ रहा था सत्य कथन का चयन करने। पहला है इसका परीक्षण जो है तेजस विमान से किया गया, तो ये जो है बिल्कुल गलत कथन है। ठीक है, इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत द्वारा विकसित किया गया है, तो ये बिल्कुल सही कथन है। इसे हैदराबाद स्थित अनुसंधान केंद्र इमारत RCI द्वारा विकसित किया गया था। ठीक है, और इसको जो है डीआरडीओ द्वारा वायुसेना के सुखोई 30 MKI लड़ाकू विमान से लंबी दूरी के ग्लाइड बम गौरव का पहला क्या किया गया था? सफल परीक्षण किया गया। किसके द्वारा? सुखोई द्वारा। ठीक है, सुखोई द्वारा, सुखोई 30 के द्वारा किया गया था। तो कथन 2 जो है राइट है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 है पेंटसीर वायु रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने किस देश के साथ समझौता किया है? तो पेंटसीर वायु रक्षा प्रणाली के लिए भारत ने समझौता किया है रूस के साथ, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। और रूस से भारत क्या खरीद रहा है? S-400 ट्रायम्फ वायु रक्षा प्रणाली भी खरीद रहा है। ठीक है, S-400। क्वेश्चन नंबर 43 है भारत का पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल किसने लॉन्च किया है? तो भारत का जो पहला निजी हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट तारामंडल है इसे लॉन्च किया गया पिक्सल के द्वारा, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा पिक्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44। हाल ही में खबरों में रहा सेंट मार्टिन द्वीप
किस जल राशि में अवस्थित है? तो सेंट मार्टिन द्वीप जो है कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है बंगाल की खाड़ी में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बंगाल की खाड़ी में। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन 45 है, राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खेल पुरस्कार 2024 के अंतर्गत कितने खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड से सम्मानित किया गया? तो कुल 32 खिलाड़ियों को अर्जुन अवार्ड दिया गया है, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, 32 खिलाड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन 46 काफी इंपॉर्टेंट भी है कि इसरो ने अपने 100वें मिशन को -1 से प्रक्षेपित किया है और इससे -2 उपग्रह अंतरिक्ष में भेजा गया है। देखिए इसरो ने जो प्रक्षेपित किया था तो क्या था, GSLV, फर्स्ट जो था GSLV और दूसरा था NVS। ठीक है, तो GSLV कौन सा? तो GSLV F-15 और GSLV F-15 और एक था NVS-2, यानी ऑप्शन जो है इसका डी में दोनों दिया हुआ है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा, GSLV F-15 और NVS-0.02 इन दोनों उपग्रहों से अंतरिक्ष में भेजा गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 47 है, ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य क्या था? तो ऑपरेशन ओलिविया का उद्देश्य है ऑलिव रिडले कछुओं के रेस्क्यू हेतु। ठीक है, यानी जो ऑलिव रिडले कछुआ है उसके रेस्क्यू हेतु ये ऑपरेशन चलाया गया था, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 48। सितंबर 2025 में नई दिल्ली में आयोजित होने वाले विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप शुभंकर का नाम क्या है? तो विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप शुभंकर का नाम है विराज, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, विराज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49। क्वेश्चन 49 है, ऑपरेशन मिडमैक्स किसके द्वारा चलाया गया? बताइए किसके द्वारा चलाया गया ऑपरेशन मिडमैक्स? तो ये जो चलाया गया है नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो NCB के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। और NCB का मुख्यालय कहाँ है? तो नई दिल्ली में है, ये भी कभी कभी पूछ देता है। NCB का मुख्यालय नई दिल्ली। ठीक है, 1986 में से स्थापित किया गया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है कि बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो विदेश मंत्रालय और परमाणु ऊर्जा विभाग DAE द्वारा बिम्स्टेक देशों के लिए बिम्स्टेक कैंसर क्षमता निर्माण कार्यक्रम आयोजित किया गया। ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है। इसके पहले चरण का शुभारंभ को एम्स दिल्ली में किया गया, तो ये कथन जो है गलत है। ठीक है, इसका पहला चरण का शुभारंभ DAE सचिव डॉक्टर AK मोहंती ने किया था। ठीक है, और ये कहाँ किया गया था? और इसका जो है पहला चरण का शुभारंभ किया गया था टाटा मेमोरियल सेंटर में। ठीक है, तो ऑप्शन 2 इसका गलत हो जाएगा। सत्य कथन चयन करने के लिए करा तो इसका राइट आंसर हो जाएगा केवल 1, यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन 51 है, लोक संवर्धन पर्व किस मंत्रालय के द्वारा आयोजित किया जा रहा है? तो लोक संवर्धन पर्व जो है ये किया जा रहा है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय के द्वारा, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 52। क्वेश्चन नंबर 52 है, सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा है? सक्षम आंगनबाड़ी एवं पोषण 2.0। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और असत कथन का चयन करें। पहला कथन है कि इसका एक उद्देश्य देश के मानव पूंजी विकास में योगदान देना है। यह कथन बिल्कुल सत्य कथन है। महिला एवं बाल विकास मंत्रालय ने इस योजना के कार्यान्वयन हेतु परिचालन दिशा निर्देश जारी किए हैं। ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। पूछा असत कथन का चयन करें तो असत कथन इसमें दोनों में से कोई नहीं है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 53 काफी इंपॉर्टेंट है, आर्थिक सर्वेक्षण का क्वेश्चन है। आर्थिक सर्वेक्षण 2024-25 के अनुसार 2047 तक विकसित भारत के विजन को साकार करने के लिए भारत को लगभग 1 या 2 दशक तक स्थिर मूल्यों पर औसतन कितने प्रतिशत की वृद्धि दर हासिल करनी होगी? तो कितने प्रतिशत तक? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%। ठीक है, कितना प्रतिशत तक वृद्धि दर हासिल करना होगा? तो 8% तक, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा 8%।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 54। क्वेश्चन 54 है, हाल ही में फेडरल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन FBI का निदेशक किसे नियुक्त किया गया है? तो FBI का जो निदेशक नियुक्त किया गया, किसे नियुक्त किया गया है? तो ये निदेशक जो नियुक्त किया गया काश पटेल को, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा काश पटेल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 55। गलत मिलान का चयन करें। एक में दिया हुआ है कि ICC मेंस क्रिकेटर ऑफ द ईयर सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी 2024 जसप्रीत बुमराह को दिया गया, बिल्कुल सही है। दूसरा है कि ICC पुरुष वनडे क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 अजमत उल्लाह उमर जाई को दिया गया, ये भी बिल्कुल सत्य है। ICC मेंस टेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 जसप्रीत बुमराह को, ये भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा डी नंबर है ICC महिला T20 क्रिकेटर ऑफ द ईयर 2024 स्मृति मंथना, ये गलत है। स्मृति मंथना को नहीं मिला है, बल्कि किसे मिला है? तो मेली केयर न्यूजीलैंड की खिलाड़ी है, मेली केयर को मिला है, मेली केयर। ठीक है, तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि सत्य कथन कौन है? ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 56। ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? तो ग्रामीण क्रिकेट लीग शुरू करने वाला भारत का जो पहला राज्य है वो है बिहार, एंड ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बी फॉर बिहार। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 57। भू भारती पोर्टल का संबंध निम्न में से किससे है? कौन सा पोर्टल है? तो भू भारती पोर्टल है। तो ऑप्शन दिया हुआ है जल शक्ति मंत्रालय से, असम सरकार से, तेलंगाना सरकार से, या फिर केंद्रीय कोयला मंत्रालय से। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तेलंगाना सरकार। भू भारती पोर्टल किससे संबंधित है? तो तेलंगाना सरकार से संबंधित है। भूमि सुरक्षा और पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए शुरू किया गया था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 58। 25वां संघाई सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का कहाँ आयोजन किया जाएगा? सहयोग संगठन SCO शिखर सम्मेलन 2025 का आयोजन किया जाएगा कहाँ पे? एक कहाँ किया जाएगा? तो ये किया जाएगा चीन में, यानी ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा चीन। ठीक है, 24वां किया गया था ताजिकिस्तान में। 24वां कहाँ किया गया था? काजिकिस्तान में। 24वां किया गया था। ठीक है, 25वां चीन में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन 59 है कि तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश कौन बन गया है? तो तालिबान सरकार को आधिकारिक रूप से मान्यता प्रदान करने वाला पहला देश बन गया है रूस, इन ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 60। एलन मार्क्स ने हाल ही में किस नाम से अपनी राजनीतिक पार्टी बनाई है? तो एलन मार्क्स ने किस नाम से राजनीतिक पार्टी बनाई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन पार्टी के नाम से, इन ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा अमेरिकन पार्टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। चलिए विचार करते हैं कथन पे और देखते हैं कौन सा कथन सत्य है। अमिताभ घोष को 2024 के प्रतिष्ठित इरास्मस पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो इरास्मस पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया अमिताभ घोष को, बिल्कुल सत्य कथन है। वाइल्ड फिक्शन अमिताभ घोष द्वारा लिखित पुस्तक है, ये भी सही है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। ठीक है, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन 62। थोड़ा सा इसे छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन 62 है कि हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा है? तो हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली। चलिए देखते हैं, और लास्ट में पूछा उपयुक्त में से कितने कथन सत्य हैं। तो देखिए, पहला कथन है कि चीन के बाद भारत हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी करने वाला विश्व का दूसरा देश बन गया है। ये कथन गलत है। पहला कथन क्या है? गलत है, क्योंकि भारत जो है हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली जारी करने वाला पहला देश बना गया। कौन सा देश है? फर्स्ट देश भारत है। ठीक है, दूसरा कथन है हरित इस्पात की परिभाषा के अनुसार प्रति टन तैयार इस्पात में CO2 उत्सर्जन 2.2 टन से कम है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य कथन है। कार्बन उत्सर्जन के आधार पर इसमें रेटिंग प्रणाली तय की गई है, जिसकी समीक्षा प्रत्येक 3 वर्ष में की जाएगी। ये भी कथन बिल्कुल सत्य कथन है। चौथा कथन है कि राष्ट्रीय माध्यमिक इस्पात प्रौद्योगिकी संस्थान NISST इसके लिए नोडल एजेंसी घोषित की गई है। ये भी कथन सत्य है।
पहला कथन गलत था, बाकी 3 कथन सत्य है। पूछ रहा है क्या, उपरोक्त में से कितने कथन सत्य हैं, तो केवल 3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल 3। और हरित इस्पात वर्गीकरण प्रणाली में भारत जो है फर्स्ट, यानी प्रथम स्थान पर कौन है, तो भारत है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 63। गंगा नदी डॉल्फिन प्लेटनिस्टा गंगेटिका की पहली सैटेलाइट टैगिंग किस राज्य में किया गया, किस राज्य में किया गया है, तो ये किया गया असम राज्य में, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, असम। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64, बिहार सरकार की मनरेगा के तहत पोषण वाटिका पहल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, छात्रों को कुपोषण से बचाने के उद्देश्य से बिहार के सभी सरकारी स्कूलों में पोषण वाटिका स्थापित की जाएगी। ये कथन गलत है, बिहार के सभी सरकारी स्कूल में नहीं, बल्कि प्रत्येक प्रखंड के एक सरकारी स्कूल में ये व्यवस्था की जाएगी। दूसरा कथन है कि चयनित स्कूलों में हैंडपंप और चारदीवारी जैसी बुनियादी सुविधाएं होना अनिवार्य है, बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि पोषण वाटिका में आंवला, नींबू, अमरूद, जामुन, आम आदि के साथ साथ सब्जियों के पौधे भी लगाए जाएंगे, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है। पूछा सही विकल्प का चयन कीजिए, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 65 देख लेते हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी सम्मेलन का 85वां सत्र किस स्थान पर आयोजित होगा। 85 जो सत्र है कहाँ आयोजित किया जाएगा, तो इसका जो आयोजन है ये किया जाएगा पटना में। 85वां सत्र कहाँ पे, 85वां सत्र जो है पटना में आयोजित किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 66। क्वेश्चन 66 है, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संसद में 6 मई नहीं, यहाँ पे नई 6 नई भाषाओं में अनुवाद सेवाओं के विस्तार की घोषणा की है। इनमें बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया है। 6 नई भाषाओं में जो है बिहार की कौन सी भाषा को शामिल किया गया, तो बिहार की जो भाषा है मैथिली, उसको शामिल किया गया है, ऑप्शन सी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, मैथिली। नेक्स्ट है क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 है, बिहार के किस जिले में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है। काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि किस जिला में मिशन कर्मयोगी कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो ये किया गया गया जी में। हाल ही में गया का नाम बदलकर गया जी कर दिया गया है, तो कहाँ किया गया, तो गया जी में। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 68 है, महावीर मंदिर न्यास समिति पटना के संस्थापक सचिव डैश का हाल ही में निधन हो गया। किनका निधन हो गया है, तो आचार्य किशोर कुणाल का, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, आचार्य किशोर कुणाल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 69। 69 में करा निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, देखते हैं गलत कथन की पहचान करने के लिए कर रहा है, तो कौन सा कथन गलत है। पटना में एशिया का पहला डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र बनाया गया है, तो ये बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन है कि यह केंद्र गंगा डॉल्फिन के व्यवहार, जीवन शैली, आदतों और मृत्यु के कारणों पर शोध करेगा, यह भी बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि गंगा डॉल्फिन IUCN की लाल सूची में गंभीर रूप से संकटग्रस्त श्रेणी में है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो पूछ रहा है कि गलत कथन की पहचान कीजिए, तो इसमें गलत कथन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, केवल सी। मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का संबंध किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश से है। तो मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना का जो संबंध है यह बिहार से। किस राज्य से संबंधित है, बिहार से संबंधित है, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। नेक्स्ट क्वेश्चन 71 काफी इंपॉर्टेंट है, काफी इंपॉर्टेंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा सूची 1 में प्राचीन दर्शन है, सूची 2 में प्रवर्तक को सुमिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मैच करते हैं, देखते हैं। पूर्व मीमांसा जो है, पूर्व मीमांसा ये जैमिनी, प्रवर्तक कौन है, जैमिनी है। उत्तर मीमांसा, तो उत्तर मीमांसा का बादरायण। वैशेषिक दर्शन ऋषि कनाद, न्याय दर्शन गौतम। ठीक है, देख लीजिए कौन सा आंसर हो जाएगा, 2 1 3 4, यानी 2 1 3 4 किस में दिया हुआ है ऑप्शन में, तो ऑप्शन देख रहे हैं 2 1 3 4 किस में दिया हुआ है, ये दिया हुआ है ऑप्शन बी में, तो बी राइट आंसर हो जाएगा 2 1 3 4। 72 क्वेश्चन 72 है,
गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का संबंध है। तो गौतम बुद्ध के पूर्व जन्मों से जुड़ी जातक कथाओं का जो संबंध है किससे है, तो ये सुप्त पिटक के दीर्घ निकाय से है। यानी ऑप्शन डी हो जाएगा, सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय से। किससे है, तो सुप्त पिटक के खुद्दक निकाय से है, यानी ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 73, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, सुंग राजवंश की राजधानी प्रयागराज थी। तो ये गलत है, इसकी राजधानी कहाँ थी, विदिशा। ठीक है, और इसकी स्थापना किसने किया था सुंग वंश का, तो पुष्यमित्र सुंग ने किया था बृहदत्त की हत्या करके। दूसरा है कि भरूच स्तूप का निर्माण सुंग वंश के शासक पुष्यमित्र सुंग के द्वारा करवाया गया था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। तो पूछा उपयुक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है, तो केवल 2 हो जाएगा, यानी ऑप्शन बी। तो सुंग वंश की राजधानी कहाँ थी, तो विदिशा। ये भी याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 74 में भी है, सूची 1 में राजवंश का नाम दिया हुआ है, दूसरी सूची में संस्थापक को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मैच करते हैं। सातवाहन वंश का जो संस्थापक था सिमुक था। ठीक है, सातवाहन वंश का संस्थापक सिमुक का सबसे प्रतापी राजा कनिष्क। दूसरा कण्व वंश का संस्थापक था वासुदेव। बकाटक वंश संस्थापक था बिंद शक्ति। और पल्लव का सी विष्णु। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा 4 3 4 3 1 2। देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, 4 3 1 2, तो ऑप्शन ए में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 75। अब स्टेटमेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से पढ़िए और इसका आंसर दीजिए। कथन एम दिया हुआ है और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए है, यूनानियों के बाद भारत आने वाले दूसरे विदेशी लोग शक थे। ये कथन जो ए है बिल्कुल सत्य कथन है। कारण आर है कि शक लोग भारत मुख्य रूप से धन प्राप्ति के उद्देश्य आते थे। तो ये जो कथन है कारण जो आर है ये गलत है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ए सही है पर आर गलत है। ठीक है, किस लिए आते थे, धन नहीं बल्कि चारागाह खोज में आते थे। 76 क्वेश्चन नंबर है, सन 627 ईस्वी में डैश नामक व्यक्ति ने कश्मीर में कारकोट वंश यानी हिंदू वंश की स्थापना की थी। तो किसने किया था, तो दुर्लभ वर्धन ने किया था, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा दुर्लभ वर्धन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 77। नवरोज उत्सव, काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि नवरोज उत्सव को प्रारंभ करने वाला सुल्तान कौन था। ऑप्शन है बलबन, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी, सिकंदर लोधी। तो राइट आंसर हो जाएगा बलबन। नवरोज उत्सव को प्रारंभ करने वाला सुल्तान था बलबन, और इसने कौन सी नीति अपनाई थी, रक्त एवं लौह की नीति भी अपनाई थी। 78 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं। क्वेश्चन 78 है कि सल्तनत कालीन मंत्री और सूची 2 में दिया हुआ विभाग को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। चलिए मैच करते हैं, देखते हैं सही उत्तर क्या होने वाला है। तो पहला दिया हुआ वरीद ए मुमालिक। तो वरीद ए मुमालिक गुप्तचर विभाग का था। गुप्तचर विभाग कहाँ है, तो 5 नंबर में है। दीवान ए खैरात किस विभाग से था, दान विभाग से, यानी 3 से। दीवान ए अर्ज ये किससे है, तो सैन्य विभाग से है 1। और दीवाने मुस्तखराज, तो मुस्तखराज जो था दीवाने मुस्तखराज ये किससे था, ये वित्त विभाग से था। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 5312। 5312 किसमें है, 5312, तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है 5312। नेक्स्ट क्वेश्चन है 79। सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक तानसेन का मूल नाम क्या था। तानसेन का मूल नाम क्या था, ऑप्शन दिया हुआ है बीरसाल चंदेल, रामानंद सिंह, रामतनु पांडे या फिर बिलास खान। तो 79 का जो आंसर है आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। ठीक है, आपसे उम्मीद है कि 79 का क्वेश्चन का जो आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 80। क्वेश्चन नंबर 80 है, मुगल कालीन साहित्य और सूची 2 में लेखक को सुमिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए।
तो चलिए मैच करते हैं दोनों को, देखते हैं। पहले शाहजहांनामा, तो शाहजहांनामा जो है लिखा है किसी ने, इनायत खान ने, यानी ए का 4, ए का 4। उसके बाद है हुमायूंनामा, हुमायूंनामा किसने लिखा है, तो गुलबदन बेगम ने, तो बी का 2। तबकात अकबरी किसके द्वारा लिखा गया है, ये लिखा गया निजामुद्दीन अहमद के द्वारा, सी का 1। और नुक्शा ए दिलकुश भीमसेन, यानी डी का 3। 4 2 1 3 किस में है, तो ऑप्शन देख लेते हैं। 4 2 1 3 ऑप्शन सी में दिया हुआ है, 4 2 1 3। क्वेश्चन नंबर 81, क्वेश्चन 81 है, निम्नलिखित मुगल शासकों पर विचार कीजिए, उनके शासनकाल का सही कालानुक्रम क्या होगा। तो देखिए दिया हुआ है शाहजहां, जहांगीर, अकबर और औरंगजेब। तो पहले अकबर, सबको पता है कि सबसे पहले अकबर, उससे पहले हुमायूं था, उससे पहले बाबर, बाबर के बाद हुमायूं, तब आया अकबर। तो अकबर, अकबर इसका शासनकाल था 1556 से 1605, 1556 से 1605 तक, ठीक है। तो 1 नंबर हो जाएगा, पहले 3 नंबर अकबर, अकबर के बाद जहांगीर, 2 नंबर में जहांगीर, ठीक। जहांगीर के बाद आया कौन, तो जहांगीर के बाद आया शाहजहां, उसके बाद औरंगजेब, 4 नंबर। 3 2 1 4, 3 2 1 4 किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, 3 2 1 4, ठीक है। जहांगीर का कार्यकाल था 1605 से लेकर 1628 तक, शाहजहां का था 1628 से 1658 ईस्वी तक, और औरंगजेब का था 1658 से 1707 तक। 82 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। सूची 1 में यूरोपीय कंपनियां तथा सूची 2 में स्थापना वर्ष को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मैच करते हैं दोनों को, देखते हैं। पहला है कि फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी, 1664 में आया था, कब, 1664 में, ए का 3। डच ईस्ट इंडिया कंपनी, 1602 में था, यानी बी का 2। स्वीडिश ईस्ट इंडिया कंपनी, ये कब, 1731 में, यानी सी का 4। और डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616, यानी हो गया डी का 2। 3 2 8 कहते 2, हाँ सही है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी कहाँ था, तो डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1 1602, डच ईस्ट इंडिया कंपनी 1602, ठीक है। डेनिश ईस्ट इंडिया कंपनी 1616। इसका राइट आंसर होगा 3142। देख लीजिए ऑप्शन किस में दिया हुआ है, किस में दिया हुआ है, 3142, ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है 3142। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 83। सिख संप्रदाय में खालसा पंथ की स्थापना किसके द्वारा की गई थी। तो सिख संप्रदाय में जो खालसा पंथ, इसकी स्थापना की गई थी गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब, तो 1699 में, बैसाखी के दिन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट होने वाला है, बक्सर का युद्ध। 84 है, बक्सर का प्रसिद्ध युद्ध 1764, यानी 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, में अंग्रेजी सेना का कमांडर कौन था। तो ये था हेक्टर मुनरो, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, हेक्टर मुनरो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 85। क्वेश्चन 85 है, बंगाल के निम्नलिखित गवर्नर जनरलों पर विचार कीजिए। पूछा उपरोक्त गवर्नर जनरलों के कार्यकाल का सही कालानुक्रम क्या था। कालक्रम क्या हो जाएगा, पहले हो जाएगा लॉर्ड बेलेजली, लॉर्ड बेलेजली 1798 से 1805। उसके बाद आया था सर जॉर्ज बार्लो, पहले डी फिर ए, सर जॉर्ज बार्लो, इसका कार्यकाल था 1805 से 1807 तक। फिर लॉर्ड मिंटो प्रथम, यानी सी, डी ए सी, देख लीजिए किस में दिया हुआ, तो ऑप्शन दिया हुआ ए में, डी ए सी और बी, ठीक है। लास्ट में लॉर्ड हेस्टिंग्स आया था 1813 से 1823 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 86। क्वेश्चन 86 है, लॉर्ड मेयो ने डैश में 1872 ईस्वी में लॉर्ड में मेयो कॉलेज की स्थापना की, कहाँ पे की थी। तो लॉर्ड मेयो ने डैश में 1872 में मेयो कॉलेज की स्थापना की, ये किया गया था अजमेर में, यानी ऑप्शन डी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा अजमेर। नेक्स्ट 87 क्वेश्चन नंबर, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन फर्स्ट है, बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी के पश्चात
एंड्रयू फ्रेजर को पूर्वी बंगाल का लेफ्टिनेंट गवर्नर बनाया गया। ठीक है। दूसरा है कि वायसराय लॉर्ड कर्जन के काल में 1904 में सहकारी उधार समिति अधिनियम बनाया गया था। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है, पहला कथन जो है वो गलत है। तो पूछा है कि कौन सा कथन सही है, तो केवल बी जो है यानी केवल 2, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, केवल 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 88। क्वेश्चन नंबर 88 है 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी डैश से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई। कहां से? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 20वीं नेटिव इन्फेंट्री। 10 मई 1857 के दिन मेरठ की पैदल सैन्य टुकड़ी 20वीं नेटिव इन्फेंट्री से 1857 की क्रांति की शुरुआत हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 89। क्वेश्चन नंबर 89 है चेरो विद्रोह जिसको जो कहा हुआ था पलामू झारखंड का नायक कौन था? तो चेरो विद्रोह का नायक था भूकन सिंह, एंड ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा भूकन सिंह। ये विद्रोह हुआ कब था? 1800 ईस्वी में हुआ था, ये भी याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 90 है सूची 1 में कांग्रेस पर की गई टिप्पणियां तथा सूची 2 टिप्पणीकार को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए चयन करते हैं, देखते हैं। पहला दिया हुआ है कि कांग्रेस का सम्मेलन 3 दिन का तमाशा है, किसके द्वारा किया गया था? टिप्पणी ये किया गया था अश्वनी कुमार दत्त के द्वारा, यानी ए का डी। कांग्रेस क्षय रोग से मर रही है, ये टिप्पणी किसके द्वारा किया गया? अरविंद घोष के द्वारा, 2 का बी। कांग्रेस के लोग पदों के भूखे राजनीतिज्ञ हैं, ये कथन किसका है? तो बंकिम चंद्र चटर्जी का, यानी 3 का ए। और लॉर्ड डफरिन के दिमाग की उपज है, ये लाला लाजपत राय के कथन है, ठीक है, यानी 4 का सी। देख लीजिए डी, जगह DBAC किसमें दिया हुआ है देख लेते हैं। DBAC ऑप्शन सी में दिया हुआ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 91 है कथन ए और कारण आर पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए विकल्प के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कथन ए में दिया हुआ है 19वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलनों के कारण भारत का आधुनिकीकरण हुआ, कथन बिल्कुल सत्य है। कारण आर दिया हुआ है कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन के मूल में बुद्धिवाद, वैज्ञानिक दृष्टिकोण तथा अन्य ऐसे विचार थे जो आधुनिकता के आधार पर माने जाते थे, कारण आर भी सही है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए और आर दोनों सही है तथा आर जो है एक ही सही व्याख्या भी कर रहा है। क्वेश्चन 92 है कांग्रेस अधिवेशन के अध्यक्षीय संबोधन के दौरान जिस कांग्रेस अध्यक्ष ने हिंदी भाषा के लिए रोमन लिपि लागू करने की वकालत की थी वे थे, कौन थे वे? तो वे थे सुभाष चंद्र बोस, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। क्वेश्चन नंबर 93 है सूची 1 में क्रांतिकारी संगठन है तथा सूची 2 में संस्थापक को सम्मिलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मिलाते हैं। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन ये सचिंद्र नाथ सन्याल के द्वारा स्थापित किया गया था, यानी ये का डी हो गया। मित्र मेला ये किसके द्वारा किया गया था? ये BD सावरकर के द्वारा। इंडियन रिपब्लिक आर्मी सूर्यसेन बिल्कुल सही है। अभिनव भारत ये भी किया गया था BD सावरकर के द्वारा। यहाँ कुछ त्रुटि हो चुका है, ठीक है, तो आप लोग इस तरह से देख लीजिएगा। अभिनव भारत और मित्र मेला दोनों BD सावरकर के द्वारा है। अरविंद घोष जो थे इन्होंने अनुशीलन समिति के क्या थे? तो प्रमुख नेता थे, लेकिन इन्होंने क्रांतिकारी संगठन स्थापित नहीं किया था कभी भी, ठीक है। अनुशीलन समिति और युगांतर के प्रमुख ये नेता थे अरविंद घोष, ठीक है। जिसको त्रुटि हो गया इसमें ऑप्शन में भी, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा इस तरह से, ठीक है। हम 94 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 94। क्वेश्चन नंबर 94 है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए कथन पर विचार करते हैं। भूदान आंदोलन 1951 का प्रारंभ तेलंगाना प्रांत से हुआ था, तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है अहमदाबाद टेक्सटाइल लेबर एसोसिएशन 1918 की स्थापना महात्मा गांधी ने की थी।
ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। ग्राम दान आंदोलन 1955 की शुरुआत बिहार प्रांत से हुई और वह सफल रहा, तो ये कथन गलत है। रोलेक्ट एक्ट 1919 लाने का मुख्य प्रयोजन राष्ट्रीय एवं क्रांतिकारी गतिविधियों को कुचलना था, ये कथन बिल्कुल सत्य है। तो पूछ रहा है कौन सा कथन सही है, तो 1, 2 और 4, यानी ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, 1, 2 और 4। 95 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। साइमन कमीशन के अध्यक्ष सर जॉन साइमन का संबंध ब्रिटेन के लेबर पार्टी से था। ठीक है, तो कथन गलत कथन दिया हुआ है। दूसरा है कथन कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1927 के बंबई में हुए अधिवेशन में साइमन कमीशन के विरोध या बहिष्कार करने का निर्णय लिया, तो ये जो कथन है ये भी गलत कथन है। ठीक है, बंबई में नहीं हुआ था, 1927 में मद्रास में हुआ था अधिवेशन। कहाँ पे हुआ था? मद्रास में अधिवेशन, वही बंबई में नहीं, मद्रास में अधिवेशन हुआ था। ठीक है, तो ये कथन भी क्या हो गया? गलत हो गया था। ठीक है, और साइमन कमीशन 1928 के अध्यक्ष सर जॉन साइमन का संबंध ब्रिटेन के उदारवादी से था। ठीक है, ब्रिटेन के लेबर पार्टी से नहीं बल्कि उदारवादी पार्टी से था। तो दोनों कथन गलत हो गया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। 96 है, 1934 ईस्वी में स्थापित कांग्रेस समाजवादी पार्टी के संस्थापक अध्यक्ष कौन थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव, यानी ऑप्शन बी, आचार्य नरेंद्र देव। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 97, 1937 के चुनावों में कांग्रेस द्वारा पूर्ण बहुमत प्राप्त प्रांतों की संख्या थी, तो पूर्ण बहुमत प्राप्त जो प्रांतों की संख्या वो थी 5, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा प्रांत था? जिसमें मद्रास था, बिहार था, मध्य प्रांत एवं बरार, संयुक्त प्रांत तथा उड़ीसा था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 98, क्वेश्चन नंबर 98 है, 1946 ईस्वी में भारत के दौरे पर आए कैबिनेट मिशन का अध्यक्ष कौन था? तो काफी इजी क्वेश्चन है, तो ये आप लोग के लिए है। 98 इस तरह से लिखना है और ऑप्शन डालना है ए बी सी डी, ए में ए बी अलेक्जेंडर, स्टोफर्ड क्रिस, पैथिक लॉरेंस या क्लेमेंट एटली। जो भी इसका अध्यक्ष था उसका नाम या फिर आप लोग इसका ऑप्शन लिख सकते हैं। 99 देखते हैं क्वेश्चन नंबर। क्वेश्चन नंबर 99 है कि 1946 की अंतरिम सरकार में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद किस विभाग के मंत्री थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे ये थे खाद्य एवं कृषि विभाग के, खाद्य एवं कृषि विभाग, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, खाद्य एवं कृषि विभाग के मंत्री थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100, भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान उपज था, किसका था? भारत के विभाजन का वाल्कन प्लान जो था ये था लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क का, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, लॉर्ड माउंटबेटन की मस्तिष्क का उपज था। क्वेश्चन नंबर 101, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं और कौन सा कथन सत्य है उसको देखना भी है। J.M. किन्स ब्रिटिश अर्थशास्त्री थे जिन्होंने सिद्धांत एवं व्यवहार में समष्टि अर्थशास्त्र में परिवर्तन किया, बिल्कुल सही कथन है। दूसरा है कि उन्होंने द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इंटरेस्ट और मनी नामक पुस्तक वर्ष 1936 में लिखी थी, तो ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा है कि उन्होंने महान मंदी के परिणामों की उस समय व्याख्या की जब वस्तुओं का विक्रय नहीं हो रहा था तथा मजदूर बेरोजगार हो गए थे, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1, 2 और 3 तीनों। 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में राष्ट्रीय आय के आंकड़े वित्तीय वर्ष 1 अप्रैल से 31 मार्च पर आधारित हैं, तो ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है कि वर्ष 2019 में केंद्र सरकार ने केंद्रीय सांख्यिकी कार्यालय SCO और राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण कार्यालय NSSO का विलय करके सांख्यिकी और कार्यान्वयन मंत्रालय के अधीन राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय NSO की स्थापना की, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों। 103, क्वेश्चन 103 है कि सकल राष्ट्रीय उत्पाद GNP तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP के अंतर को अभिव्यक्त करता है। सकल राष्ट्रीय उत्पाद तथा सकल घरेलू उत्पाद GDP के अंतर को अभिव्यक्त करता है, कौन करता है? तो चलिए देख लेते हैं। ये करता है विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, विदेशों से प्राप्त निवल कारक आय। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 104, कहता गलत युग्म चुने। क्या करा? गलत युग्म चुनने के लिए करा। ठीक
ठीक है, चलिए सुनते हैं। पहला सर्वोदय योजना 1950 जयप्रकाश नारायण, बिल्कुल सत्य है। गांधीवादी योजना 1944 महात्मा गांधी, ये कथन गलत है, यानी ये मिलान गलत किया गया है। जन योजना 1945 एम.एन. राय, ये भी सही है। और बॉम्बे प्लान 1944 सर आरदेशियर दयाल, ये भी सही है। ठीक है, तो गांधीवादी योजना 1944 जो है ये गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन 105। भारतीय निर्यात आयात बैंक की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान की गई थी? तो भारतीय निर्यात आयात बैंक की जो स्थापना है ये किया गया था छठी पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 के दौरान, यानी ऑप्शन बी 1980 से 85। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 106। क्वेश्चन नंबर 106 है, कुजनेट्स वक्र किसके मध्य संबंध को दर्शाता है? तो कुजनेट्स वक्र जो है ये दर्शाता है किसके बीच का? तो आर्थिक विकास और आय असमानता के मध्य का, यानी ऑप्शन ए जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 107। क्वेश्चन 107 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं, और पूछ रहा था कि उपयुक्त कथनों में से कौन सा कथन सही नहीं है। तो पहला है संघर्षात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब कोई व्यक्ति एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार की तलाश में होता है, ये कथन बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा कथन है कि चक्रीय तथा संरचनात्मक बेरोजगारी के योग को बेरोजगारी की प्रकृति दर कहते हैं, ये कथन गलत है। तीसरा है कि बेरोजगारी जो प्रत्यक्ष रूप से दिखाई ना दे प्रच्छन्न बेरोजगारी कहलाती, कथन बिल्कुल सत्य है। चौथा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी उस समय होती है जब किसी व्यक्ति की योग्यता उसके कार्य की आवश्यकता के लिए पर्याप्त नहीं होती है, ये कथन भी सत्य है। तो पूछ रहा था क्या कौन सा कथन गलत है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर केवल बी, यानी ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 108। क्वेश्चन नंबर 108 है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में खुला बाजार प्रचालन किसे निर्दिष्ट करता है? तो ये जो खुला बाजार प्रचालन है किसे निर्दिष्ट करता है? ये करता है आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय को, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, आरबीआई द्वारा सरकारी प्रतिभूतियों का क्रय और विक्रय। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 109। निम्नलिखित कथनों में से भारत में आयकर के संबंध में कितने कथनों पर विचार कीजिए। तो आयकर के संबंध में कथनों पर विचार करते हैं। पहला कथन है यह एक प्रगतिशील कर है, बिल्कुल सत्य कथन है। दूसरा है यह एक प्रत्यक्ष कर है, ये भी सही है। यह राज्य सरकारों द्वारा एकत्रित किया जाता है, ये कथन गलत है। यह एक अनुपातिक कर है, ये भी गलत है। तो पूछा है कि कितने कथन सही है? तो 2 कथन सही है, तो यानी ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा 2। क्वेश्चन नंबर 110। निस्पंद स्फीति स्टैगफ्लेशन की स्थिति में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं पाई जाती है? तो निस्पंद स्फीति जो है इसमें कौन सी विशेषता पाई जाती है? इसमें पाई जाती है शून्य आर्थिक समृद्धि, उच्च बेरोजगारी और वस्तुओं की कीमत में वृद्धि, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 111। बिहार के किस भाग से पुरापाषाण कालीन औजार सर्वप्रथम प्राप्त हुए हैं? काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो किस भाग से प्राप्त हुआ गया है? तो बिहार किस भाग से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है दक्षिणी भाग से, बिहार के दक्षिणी भाग से प्राप्त हुआ, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कहां से प्राप्त हुआ था? तो मुंगेर, जमुई और गया जैसे क्षेत्रों से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 112। क्वेश्चन 112 है, अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ है। तो अर्थशास्त्र के अनुसार सीता भूमि का अर्थ है राजसी भूमि, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, राजसी भूमि। ठीक है, कौटिल्य के अर्थशास्त्र में क्या है? सीता भूमि, जिसको सीता भूमि शब्द का तात्पर्य होता है राजशाही भूमि। क्वेश्चन 113 है, बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने लाया? तो बिहार को जो है दिल्ली सल्तनत के अधीन लाया था इल्तुतमिश ने, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, इल्तुतमिश। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 114। 114 है, शेरशाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक किला बनवाया और इस शहर को पुनः राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा इस प्रकार है। तो इसकी चर्चा किस प्रकार है? तो तारीख दावती में,
यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, तारीख दाऊदी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 115, बिहार प्रांतीय कांग्रेस का दूसरा अधिवेशन किसके प्रयास से आयोजित हुआ? किसके प्रयास से आयोजित किया गया था? तो ये किया गया था श्री दीप नारायण सिंह, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, श्री दीप नारायण सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है 116, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। पहला कथन है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन पटना साहिब में आयोजित हुआ। ठीक है, तो ये जो कथन है बिल्कुल गलत है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो 27वां अधिवेशन पटना के बांकीपुर में आयोजित हुआ था, पटना साहिब में नहीं बल्कि बांकीपुर में हुआ था। और इसकी अध्यक्षता कौन थे? अध्यक्ष कौन थे? तो आर.एन. मधुलकर थे। दूसरा है कि बिहारी छात्र सम्मेलन का 16वां अधिवेशन हजारीबाग में आयोजित हुआ था। यह कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि बिहार के प्रमुख समाचार पत्र बिहारी के संपादक बाबू महेश्वर प्रसाद थे। ये भी सही है। तो सही कथन का चयन करने के लिए करा तो कौन सा कथन सही था? बी और सी। तो ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, बी और सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन 117। क्वेश्चन 117 है, निम्नलिखित का मिलान करें। सूची 1 और सूची 2 दिया हुआ है। चलिए मैच करते हैं, देखते हैं। बलदेव सहाय ने महाधिवक्ता पद से इस्तीफा दिया, कब दिया था? तो ये दिए थे 1942 में, यानी एक का सी। कांग्रेस का 27वां सत्र जो था ये कब हुआ था? तो ये हुआ था 1912 में, डी। 2 का डी। 53वां सत्र कांग्रेस का तो ये हुआ था 1940 में, 3 का ए। बिहार के विभाजन की घोषणा कब? तो 1911 में। राइट आंसर हो जाएगा सी डी ए बी। देख लेते हैं सी डी ए बी किस में है, तो ऑप्शन नंबर ए में है, सी डी ए बी। क्वेश्चन नंबर 118, बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने 1857 के आंदोलन में खुद को राजा घोषित किया था? तो बताइए, बिहार के राजगीर परगना के किस स्थानीय नेता ने खुद को राजा घोषित किया था? इसका राइट आंसर हो जाएगा हैदर अली खान, एंड ऑप्शन बी, हैदर अली खान ने। क्वेश्चन नंबर 119, 119। क्वेश्चन क्या है कि नवंबर में बरहैया यानी मुंगेर में जमींदारों द्वारा बटाईदारों को बेदखल करने के प्रयास के खिलाफ किसने बड़ा आंदोलन चलाया था? किसने चलाया था? तो चलाया था बिहार किसान सभा ने, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, बिहार किसान सभा। नेक्स्ट है क्वेश्चन 120 कि 2011 की जनगणना के अनुसार शहरी साक्षरता दर के घटते क्रम में व्यवस्थित जिलों की सही अनुक्रम की पहचान करें। तो सही अनुक्रम क्या होगा? घटते हुए, क्या करा? घटते क्रम में। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंगेर, पटना, फिर कैमूर, पटना और मुंगेर, यानी ऑप्शन बी। राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी, कैमूर, पटना और मुंगेर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 121। निम्नलिखित का मिलान करें। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिहार के लिए। बिहार में खनिज संपदा की दृष्टि से। ठीक है, तो पायराइट कहाँ मिलेगा? तो पायराइट रोहतास में। ठीक है, ग्लेना ये मिलता है कहाँ? ये बांका जिला में। ठीक है, कहाँ पाया जाता है? बांका जिला में। एस्बेस्टस ये पाया जाता है कहाँ? तो ये मुंगेर में। और सोना जमुई में। ठीक है, इसको देख लीजिए, इसका राइट आंसर हो जाएगा BADC, यानी BADC किसमें? तो ऑप्शन सी में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 122। क्वेश्चन 122 है, बिहार में प्रवेश करने के बाद सोन नदी अंततः गंगा नदी में विलीन होने से पहले कितने जिलों को पार करती है? तो ये जो है 5 जिलों को पार करती है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कौन कौन सा जिला है? तो औरंगाबाद है, अरवल है, भोजपुर है। ठीक है, उसके बाद पटना जिले के मनेर में गंगा नदी में मिल जाती है। 123 है क्वेश्चन, थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं कि बिहार में स्थानीय स्वशासन के बारे में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। ठीक है, तो पूछा है उपरोक्त में से कितने कथन गलत हैं? तो पहला कथन है कि बिहार पंचायती राज अधिनियम 2006 में त्रिस्तरीय शासन व्यवस्था जिसमें ग्राम पंचायत, पंचायत समिति और जिला परिषद का प्रावधान किया गया। ठीक है, तो ये जो कथन बिल्कुल सत्य है। दूसरा है कि पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा दूसरी सबसे बड़ी सभा है, तो ये कथन गलत है। ठीक है, तो पंचायती राज के अंतर्गत ग्राम सभा सबसे बड़ी सभा है। ठीक है,
तो दूसरी नहीं, पहली सबसे बड़ी सभा। ठीक है। तीसरा है कि 7,000 की जनसंख्या पर एक ग्राम पंचायत का गठन किया जाता है, बिल्कुल सत्य है। डी नंबर है, मुखिया और उप मुखिया अपना त्यागपत्र जिला पंचायती राज अधिकारी को लिख सकते हैं, ये भी सही है। तो गलत कथन कौन है? तो केवल बी, यानी केवल 2 गलत है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 123, सॉरी 124। क्वेश्चन नंबर 124 है, बिहार बजट 2025-26 में राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? काफी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। 2025-26 में राजकोषीय घाटा है जो जीडीपी का यानी जीएसडीपी का कितना प्रतिशत होने का अनुमान है? तो यह 2.98%, यानी ऑप्शन बी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाएगा, 2.98%। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 125। निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। चलिए देखते हैं कथन क्या है। 2023-24 में बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी वर्तमान मूल्य पर 15% बढ़ने का अनुमान है। क्या करा है? 15% बढ़ने का अनुमान है, तो कथन बिल्कुल गलत है। वर्तमान मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद जीएसडीपी 12.8% बढ़ने का अनुमान है, तो ये कथन बिल्कुल सत्य है। तीसरा कथन है कि स्थिर 2011-12 मूल्यों पर बिहार में प्रति व्यक्ति सकल राज्य घरेलू उत्पाद वर्ष 2023-24 के लिए 36,333 करोड़ रुपए होने 36,333 रुपए होने का अनुमान है, तो ये बिल्कुल सत्य है। तो 2 और 3 सत्य है। तो पूछ रहा है क्या, कितने कथन गलत कथन की पहचान कीजिए। गलत कथन कौन सा था? एक, केवल ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, केवल ए। नेक्स्ट है क्वेश्चन 126। निम्नलिखित हिमालय पर्वतमालाओं या चोटियों को पूर्व से पश्चिम की ओर व्यवस्थित करें। तो पूर्व से पश्चिम की ओर, ठीक है। चलिए व्यवस्थित करते हैं। तो पहले कौन सा आएगा? तो जो पहले अगर बात करते हैं हिमालय पर्वतमाला, पहले कंचनजंगा, फिर मकालू, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर कैलासा। पहले कौन सा आएगा? कंचनजंगा, यानी 2। उसके बाद आएगा मकालू 4, मकालू के बाद माउंट एवरेस्ट 3, उसके बाद कैलाश 1। 2 4 3 1 किस में है? 2 4 3 1 ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, 2 4 3 1। क्वेश्चन नंबर 127। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। देखिए बीपीएससी में इतना स्टेटमेंट क्वेश्चन नहीं पूछता है, फिर भी इसमें दिया हुआ है। चलिए हम लोग देख लेते हैं कि आगे हम जो एग्जाम में पूछे तो हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। पश्चिमी घाट पूर्वी घाटों से ऊंचे हैं, ठीक है। तो पश्चिमी घाट जो है पूर्वी घाटों की तुलना में अपेक्षाकृत क्या अधिक ऊंचाई पर है और अधिक निरंतर है। दूसरा है तापी नदी सतपुरा और बिंद पर्वतमाला के बीच एक दरार घाटी से होकर बहती है। तो पूछा है कि उपयुक्त में से कौन सा कथन गलत है? तो कथन 2 जो है गलत है, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। पहला कथन बिल्कुल सत्य था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 128। दक्षिण पश्चिम मानसून के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? देखिए इसका जो सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा कि बंगाल की खाड़ी शाखा मुख्यतः जून जुलाई के दौरान तमिलनाडु में वर्षा करती है, ये कथन गलत है। तो हमारा राइट आंसर ऑप्शन सी ही हो जाएगा। बाकी जो सभी कथन है वो सही है। इसकी 2 शाखाएं हैं, अरब सागर शाखा और बंगाल खाड़ी की शाखा, ये भी सही था। अरब सागर शाखा पश्चिमी घाट और कोंकण तट पर वर्षा करती है, ये भी सही था। और कोरियलिस प्रभाव के कारण मानसूनी हवाएं विक्षुपित हो जाती थी, ये भी कथन बिल्कुल सत्य है। हमारा राइट आंसर हो जाएगा। जो गलत कथन है वो है ऑप्शन कौन सा? तो ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 129। क्वेश्चन 129 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। चिनाब सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी है, कथन बिल्कुल सत्य है। देव प्रयाग में भगीरथी अलकनंदा से मिलती है, इसके बाद इसे गंगा के नाम से जाना जाता है, बिल्कुल कथन सही है। गांधी सागर बांध चंबल नदी पर बनाया गया है, ये भी कथन बिल्कुल सही है। और आप लोग को बताना है कि गांधी सागर बांध जो है चंबल नदी पर बनाया गया है, किस राज्य में स्थित है, ठीक है। तभी तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1 2 और 3 तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 130। जलोढ़ मिट्टी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सी मिट्टी है? जलोढ़ मिट्टी, ठीक है। तो पहला कथन है कि खादर पुरानी जलोढ़ मिट्टी है, ये तो गलत कथन है। और भांगर नई जलोढ़ मिट्टी है, ये भी कथन गलत है। तो पूछ रहा है क्या गलत कथन चुने? तो 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1 और 2 दोनों, ठीक है।
खादर जो है नई जलोढ़ मिट्टी को खादर कहा जाता है, और भांगर पुरानी जलोढ़ मिट्टी को। नेक्स्ट क्वेश्चन है 131। इसमें भी कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है कि पेट्रोलियम भंडार गुजरात, असम और मुंबई हाई में स्थित है। तो ये जो कथन है बिल्कुल सत्य है। दूसरा कथन है कि सिंहभूम जिलों में नोआ मुंडी और गुआ तांबे के अयस्क की खदानें हैं। तो ये जो कथन है गलत है, क्योंकि ये कौन सी अयस्क के लिए है, तो लोहा। किसके, तो लोहा के लिए है। तीसरा है कि मैग्नीज भंडार मुख्य रूप से धारवाड़ प्रणाली से जुड़ा है। तो कथन बिल्कुल सत्य है। तो कौन कौन सा कथन सही है, तो 1 और 3, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 3 सत्य है केवल। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 132 देखते हैं। 32, किस वैज्ञानिक को उच्च उपज वाली गेहूं की किस्मों को विकसित करने का श्रेय दिया जाता है, जिन्होंने भारत की हरित क्रांति में योगदान दिया? तो राइट आंसर हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग, यानी ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 133, शीतोष्ण चक्रवात किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित होते हैं? तो शीतोष्ण चक्रवात जो है किस प्रकार के वाताग्र से संबंधित है? तो ये संबंधित है किससे, तो गर्म और ठंडा दोनों से। ठीक है, गर्म वाताग्र और ठंडा वाताग्र, यानी ऑप्शन हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 134, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। तो चलिए विचार करते हैं। पहला है कि भार कम करने वाले कच्चे माल का उपयोग करने वाले उद्योग कच्चे माल वाले क्षेत्रों के पास स्थित हैं। कथन बिल्कुल सही है। दूसरा है 1854 में पहली कपास मिल मुंबई में स्थापित की गई थी, यह भी कथन सत्य है। तीसरा है कि राउरकेला इस्पात संयंत्र 1959 में जर्मनी के सहयोग से स्थापित किया गया था, यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो सही कथन कौन हो जाएगा, तो 1, 2 और 3, यानी ऑप्शन डी। 135, निम्नलिखित युग्मों को सही मिलान करें। घटना है और फिर कारण दिया हुआ है। तो चलिए मिलान करते हैं। पहला कोरियोलिस बल। कोरियोलिस बल तो ये किससे मिलेगा, तो पृथ्वी का घूर्णन, बिल्कुल सही है। ऋतुएं, तो ऋतुएं जो है ऋतुओं का जो परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण और परिक्रमा करने से होता है, यानी बिल्कुल 2 सही है। विषुव, विषुव जो है सूर्य मध्य भूमध्य रेखा के ठीक ऊपर होता है, तो उसे विषुव कहा जाता है, ये भी सही है। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1, 2 और 3। क्वेश्चन नंबर 136, समुद्र तल फैलाव की अवधारणा किसने प्रस्तावित की? तो समुद्र तल जो फैलाव है इसकी अवधारणा प्रस्तावित किया गया हैरी हेस के द्वारा, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा। कब, तो 1961 में। ठीक है, कब, तो 1961 में। 137 है, निम्नलिखित में से कौन सी जेट स्ट्रीम भारत में पश्चिमी विक्षोभ से निकटता से जुड़ी हुई है? कौन सा है, तो यह उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, उपोष्ण कटिबंधीय पश्चिमी जेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन 138, अगुलहास धारा किस महासागर में पाई जाती है? तो अगुलहास धारा जो है ये पाई जाती है हिंद महासागर में, यानी ऑप्शन बी जो इसका राइट आंसर हो जाएगा, हिंद महासागर। और कैसी जलधारा है, तो गर्म और स्थिर जलधारा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 139, निम्नलिखित में से किस देश की तटरेखा विश्व में सबसे बड़ी है? सबसे बड़ी है, जिसका राइट आंसर हो जाएगा कनाडा, यानी ऑप्शन बी, कनाडा की तटरेखा सबसे बड़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन 140 है, निम्नलिखित में से कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका को एशिया से अलग करता है? या कौन सा जल डमरू मध्य अफ्रीका को एशिया से अलग करता है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बाव अल मंडेव जल डमरू मध्य। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 141, भारत में एक लोक सेवा आयोग का गठन किस अधिनियम के द्वारा किया गया था? तो यह किया गया था 1919 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम के द्वारा, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1919 का भारत शासन अधिनियम, जिसको मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से भी जाना जाता है। कौन सा नाम से, तो मॉन्टेग्यू-चेम्सफोर्ड सुधार के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 142 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम स्वराज पार्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, बिल्कुल सत्य कथन है।
दूसरा कथन है कि हैदराबाद रियासत का कोई प्रतिनिधि संविधान सभा में सम्मिलित नहीं हुआ था। यह भी कथन बिल्कुल सत्य है। तो इसका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा? तो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 143, सूची 1 भारतीय संविधान के प्रावधान तथा सूची 2 में विदेशी स्रोत को सम्मिलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो चलिए मैच करते हैं और सही उत्तर देखते हैं। पहला है कि एकल नागरिकता। एकल नागरिकता ब्रिटेन से लाया गया है, ठीक है। मजबूत केंद्र के साथ संघ, तो मजबूत केंद्र के साथ संघ ये कहां से लाया गया है? ये लाया गया है कनाडा से। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ये लाया गया कहां से? तो ये जापान से, ठीक है। और मौलिक कर्तव्य कहां से लिया गया? तो मौलिक कर्तव्य यूएसएसआर से, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा 3421, यानी ऑप्शन नंबर किसमें दिया हुआ है? तो बी में, 3421। क्वेश्चन नंबर 144 है, भारतीय संविधान में निर्वाचन संबंधी उपबंध किस भाग में दिया गया है? कौन से भाग में है? तो ये भाग 15 में, यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, भाग 15। क्वेश्चन नंबर 145, दोहरी दोष सिद्धि से संरक्षण का मूल अधिकार किस श्रेणी का मूल अधिकार है? किस श्रेणी का मूल अधिकार है? यह स्वतंत्रता का अधिकार, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, स्वतंत्रता का अधिकार, भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 146 है, संविधान के अनुच्छेद 323(1) के प्रावधानों के अनुपालन में केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण का गठन वर्ष डैश ईस्वी में किया गया था। कब किया गया था? यह किया गया था 1985 में, यानी ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, 1985। क्वेश्चन नंबर 147 है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो चलिए विचार करते हैं। संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल का उपबंध दिया गया है, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 360 के अंतर्गत वित्तीय आपातकाल एक बार उद्घोषित किए जाने पर एक वर्ष तक प्रभावी रहता है। ये कथन गलत है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन 48 है, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग ईडब्ल्यूएस के लिए सरकारी नौकरियों एवं शैक्षणिक संस्थाओं में आरक्षण का प्रावधान किस संविधान संशोधन के अधिनियम द्वारा दिया गया है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 103वां संविधान संशोधन अधिनियम, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 149 और 150 दोनों क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट प्रश्न ही है दोनों। 149 है, अंतर्राज्यीय परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? तो अंतर्राज्यीय परिषद का जो अध्यक्ष होता है वो पता प्रधानमंत्री, यानी ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा, प्रधानमंत्री। और अनुच्छेद किस अंतर्राज्यीय परिषद है, इसका जो वर्णन है अनुच्छेद 263 में वर्णन है, ठीक है। 150 है, किसी ग्राम पंचायत का कार्यकाल होता है? तो ग्राम पंचायत का जो कार्यकाल होता है ग्राम पंचायत के प्रथम बैठक से 5 वर्ष तक, यानी इसका ऑप्शन हो जाएगा डी, राइट आंसर। तो चलिए प्रैक्टिस सेट जो 7 है समाप्त होता है। आई होप आपको वीडियो पसंद आया। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर करना है तथा वीडियो के बीच में पूछे गए प्रश्नों का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। इसका पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी प्रिया पर मिल जाएगा, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के नीचे दिया गया है, ठीक है। साथ ही साथ इस वीडियो के नीचे आपको प्रैक्टिस सेट 1 से लेकर 6 तक के सभी प्रैक्टिस सेटों का लिंक मिल जाएगा, आप उसे देख सकते हैं। एडुटेरिया बिहार स्पेशल जीके यानी ऑब्जेक्टिव जीके का भी लिंक मिल जाएगा, आप उसे भी देख सकते हैं। तो आपसे निवेदन है वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट 8 के साथ। तब तक रिवीजन करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।